हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीड टू नेट। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो है चैनल पे मैं एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ड्यू टू सम रीजंस मैं अवेलेबल नहीं थी, मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। तो अभी मैं वापस आ गई हूँ, तो चलिए अब हम दोबारा से इस जर्नी को शुरू करते हैं। आज मैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंटल ईयर्स से मैं एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट से, जो कि यूनिट 1 है। तो आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसका मीनिंग, नेचर, स्कोप और क्या रोल है एजुकेशनल साइकोलॉजी का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ये एक फुल्ली फ्लेज्ड 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको इसके जो है हैंड रिटन नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर रही हूँ और साथ में मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ ताकि आपके लिए ईज़ी हो जाए। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही ईज़ी वर्ड्स में जो है ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं, तो आप लोगों को ज़रा भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अगर स्टिल आपको दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के उस चीज़ से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी एक तरह की गाइड है, किसके लिए? टीचर्स के लिए। कैसे ये टीचर्स को गाइड करती है? ये टीचर्स को बताती है कि बच्चों की ज़रूरतें क्या हैं, मतलब बच्चों को हमें समझना है। टीचर जो है टीचिंग कर रहा है, बच्चे को पढ़ा रहा है, लेकिन अगर वो बच्चे को नहीं समझेगा कि बच्चे की ज़रूरतें क्या हैं, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका मेंटल स्टेट क्या है, क्या वो उस लेवल की चीज़ पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है, अगर ये टीचर नहीं जानेगा और अपने ही फ्लो में पढ़ाता रहेगा, अपने ही हिसाब से पढ़ाता रहेगा, तो बच्चों को क्या होगा पढ़ाई करने में? दिक्कत आएगी। हमें तो बच्चों को क्या करवाना है? बेटर लर्निंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग करवानी है ना। उसके लिए तो हमें यही चाहिए कि बच्चे को जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो समझ आए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो बच्चों को समझना पड़ेगा। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी एक तरह की गाइड है जो कि टीचर को हेल्प करती है स्टूडेंट को समझने के लिए कि स्टूडेंट को कैसे लर्न करवाना है, कैसे उसको पढ़ाना है, कैसे उसकी लर्निंग बेटर करनी है। तो ये काम किसका है? एजुकेशनल साइकोलॉजी का। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? एक ऐसी फील्ड है जो कि एक्सप्लोर करती है, मतलब जो ये बताती है कि हम जो पीपल है या लोग हैं या बच्चे हैं वो कैसे लर्न करते हैं, क्या बेस्ट वेज है जिसके थ्रू हम उनको पढ़ा सकते हैं, क्या साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं जिनकी मदद से हम अपनी टीचिंग और लर्निंग की प्रोसेस को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एजुकेशनल साइकोलॉजी। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। इसके साथ साथ ये जो वर्ड साइकोलॉजी है ये लिया कहाँ से गया है? साइकोलॉजी वर्ड लिया गया है एक ग्रीक वर्ड साइको, जिसका मतलब होता है सोल यानी आत्मा, एंड लोगस, जिसका मतलब होता है साइंस, दैट मीन्स साइंस ऑफ सोल। ऐसी साइंस जो कि सोल की स्टडी कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी जो है वो एक तरह की अप्लाइड एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो क्या है? आपकी अप्लाइड साइकोलॉजी की एक ब्रांच है। अप्लाइड साइकोलॉजी का मतलब है कि ऐसी साइकोलॉजी जिसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी को आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो ना, तो इसलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? इस अप्लाइड साइकोलॉजी की एक ब्रांच है। ये क्या करती है? एजुकेशन की फील्ड में साइकोलॉजी कैसे मदद कर सकती है? साइकोलॉजी का नॉलेज किसी इंसान को है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो टीचर है, तो वो कैसे उस पर्टिकुलर फील्ड में और बेटर कर सकता है? तो इस सारी चीज़ों से एजुकेशनल साइकोलॉजी डील करती है। इसके बाद अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीएड में, अगर आप नोट्स लिख रहे हो तो वहाँ पे अगर आप ऑथर्स की डेफिनेशंस लिखते हैं, तो आपका जो पेपर का जो आउटलुक है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। जो एग्ज़ामिनर है वो आपको अच्छे मार्क्स देगा अगर आपने अपने पेपर को एक ऑर्गेनाइज़्ड वे में लिखा हुआ है, हर एक चीज़ उसमें मेंशन की है। तो साइकोलॉजिस्ट हैं या कोई भी आपका ऑथर है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी उस टॉपिक पे क्या राय है, वो आप लिख सकते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है लिखना। तो अकॉर्डिंग टू पील, पील क्या बोलता है? एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? किसकी साइंस है? एजुकेशन की साइंस है, जो कि एजुकेशन के बारे में हमें बता रही है। अकॉर्डिंग टू स्किनर, स्किनर बहुत फेमस जो है नाम है, जो आप अपनी पूरी बीएड में बहुत बार सुनोगे। ठीक है, तो स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर कहते हैं दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। स्किनर बोलते हैं साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की वो ब्रांच है जो कि टीचिंग और लर्निंग के साथ डील करती है। ठीक है, इसके बाद क्रो एंड क्रो है। क्रो एंड क्रो क्या बोलते हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी किसी भी इंडिविजुअल की उसके जन्म से लेकर उसके बुढ़ापे तक वो क्या चीजें लर्न कर रहा है, क्या उसके लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, उनको एक्सप्लेन या डिस्क्राइब करती है। सो दैट्स ऑल। आपके लिए 3 टाइम ये ऑथर्स काफ़ी हैं। तो जब भी आप किसी ऑथर के अकॉर्डिंग कोई भी स्टेटमेंट लिखते हो, तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी के वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आप ये
कॉमास यूज़ कर रहे हो ना, इस कॉमा के अंदर अगर आप किसी को स्टेटमेंट को इंक्लूड कर रहे हो ना, तो जो ऑथर ने जैसी कही है आपको वैसी की वैसी ही लिखनी पड़ेगी। उसमें आप अपने वर्डिंग अपनी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती हैं। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का नेचर क्या है। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, हेल्प्स टीचर्स अंडरस्टैंड स्टूडेंट। सबसे पहले तो टीचर को हेल्प करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी, कि वो बच्चे को समझे, स्टूडेंट को समझे, कि स्टूडेंट का एक अपना तरीका है पढ़ने का, उसकी एक अपनी वीकनेसेस है, अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी इंटरेस्ट है, ठीक है, क्या उसका कैलिबर है। पहले तो टीचर को वो समझना पड़ेगा। हर बच्चा एक जैसा नहीं है, हर बच्चे में क्या है, एक यूनिकनेस है, हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है। तो टीचर को उसकी यूनिकनेस को, उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से उसकी नीड्स को कैटर करना पड़ेगा। तो इस तरह से एजुकेशनल साइकोलॉजी का नॉलेज अगर टीचर को होगा, तो वो बच्चों की हेल्प कर सकती है, उनको समझ सकती है। दूसरा है प्रैक्टिकल एडवाइस फॉर टीचिंग। प्रैक्टिकल एडवाइस फॉर टीचिंग का मतलब है कि जो आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी है, वो टीचर्स को टिप्स देती रहती है, बताती रहती है, वेज देती रहती है, सजेस्ट करती रहती है बहुत सारे वेज, जिससे कि वो टीचिंग को और ज़्यादा अपना बेटर करें, बच्चों की लर्निंग और ईज़ी हो जाए, और साथ में क्या हो जाए, एन्जॉयबल हो जाए, मतलब बच्चों को मज़ा भी आए पढ़ने में, ये बोझ समझ के ना बच्चे पढ़ाई करें, बल्कि इंटरेस्ट के साथ बच्चे पढ़ाई करें। उसके बाद यूजेस एजुकेशनल साइकोलॉजी टू इम्प्रूव स्कूल्स। आप एजुकेशनल साइकोलॉजी का यूज़ करके स्कूल को भी इम्प्रूव कर सकते हो। अगर टीचर्स वहाँ की एजुकेशनल साइकोलॉजी को फॉलो करेंगी, तो वो बच्चों के हिसाब से टीचिंग मेथड यूज़ करेंगी, बच्चों के हिसाब से लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करेंगी उनको, वही टीचिंग मेथड होंगे अच्छे-अच्छे, तो बच्चों को भी क्या होगा, अच्छे से समझ आएगा अगर उनके हिसाब से टीचिंग कराई जाए। अगर आप लोग हैं, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोगों को आपके हिसाब से पढ़ाया जाए, जैसे आप पढ़ना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी लर्निंग कैसी हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। बट अगर मैं कहूँ कि नहीं, आपका आपको वैसे ही पढ़ना है जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है? एक ऑटोक्रेटिक वे में अगर क्लास में पढ़ाया जाए, तो क्या वो लर्निंग एक बेटर हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो हमेशा ही क्या होनी चाहिए, एक बच्चों के हिसाब से टेलर्ड लर्निंग प्रोसेस होनी चाहिए, टेलर्ड टीचिंग प्रोसेस होनी चाहिए, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। एट लास्ट हमारा सेंटर कौन है यहाँ पे? स्टूडेंट है, जिसके लिए हम लोग ये सारे कुछ कर रहे हैं। टीचर ने थोड़ी ना पढ़ाई करनी है, पढ़ाई तो स्टूडेंट्स ने करनी है। और मेन एम क्या है हमारा, कि बच्चों को समझ आए, उनकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। और वो अंडरस्टैंडिंग बेटर कब होगी, जब उनके हिसाब से हम उनको पढ़ाएंगे, उनके इंटरेस्ट को कंसीडर करेंगे, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को कंसीडर करेंगे, तभी तो बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों में साइकोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद है फोकसेस ऑन व्हाट मेक्स स्टूडेंट ईच स्टूडेंट स्पेशल। एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें ये भी बताती है कि कैसे हम बच्चों को स्पेशल फील करा सकते हैं, मतलब बच्चों को ये फील ना हो कि होता है ना कि जब पुराने ज़माने के जो टीचर्स होते थे, आई डोंट नो कि अब तो नहीं होते हैं वैसे, पहले के ज़माने में कुछ टीचर्स ऐसे होते थे जिनको ज़्यादा एजुकेशनल साइकोलॉजी का नॉलेज नहीं होता था। तो वो क्या करते थे कि जो क्लास में 2-4 जो अच्छे बच्चे होते थे, जो पढ़ने में एकेडमिकली गुड होते थे, उन बच्चों को वो ज़्यादा कंसीडर करते थे हर चीज़ में। उनको मतलब इम्पोर्टेंस देते थे, मतलब कहीं न कहीं बायसनेस शो करते थे उन बच्चों के लिए। लेकिन उससे क्या होता था कि जो बाकी के बच्चे थे ना, वो कहीं न कहीं अपने आप को बहुत इन्फीरियर फ़ील करवाते थे, और उनमें ना वो मोटिवेशन ही नहीं रहती थी पढ़ाई करने की। क्योंकि उनको पता है कि हमारी टीचर जो है वो आके इन 4 बच्चों को प्रेज़ करेगी और चले जाएँगे। हमें पूछेंगे ही नहीं, उनको हमसे कोई लेना-देना ही नहीं है। तो इससे क्या होता है, बच्चे का मोरल डाउन होता है, उसकी मोटिवेशन कम हो जाती है। तो हमें वो थोड़ी ना करना है। हमने हर एक बच्चे को स्पेशल फ़ील कराना है। हमने हमारा जो काम है एज़ अ टीचर, वो है कि हर बच्चे को हमने अटेंशन पे करनी है प्रॉपर। ताकि वो बच्चा अपने आप को यूनिक समझे, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसको हमें एप्रिशिएट करना है, उसकी वीकनेस हुई है, उसके चैलेंजेस क्या हैं, उनके साथ हमें डील करके उनको इम्प्रूव करना है। तो दिस इज़ ऑल व्हाट एजुकेशनल साइकोलॉजी विल टीच यू। आफ्टर दैट वी हैव मेक्स लर्निंग फन एंड इफेक्टिव। जब बच्चों के हिसाब से टीचर जो है पढ़ाएगा, क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, एक तरह का एक टीचर के लिए टूल बॉक्स है। मतलब उस एजुकेशनल साइकोलॉजी में इतने सारे आइडियाज़ हैं कि कैसे लेसन को एन्जॉयबल बनाया जाए, कैसे इफेक्टिव बनाया जाए, कैसे बच्चों को समझा जाए, कैसे उनको चीज़ें याद करवाई जाए। इतनी सारी चीज़ें एजुकेशनल साइकोलॉजी आपको बता रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि ये टीचिंग जो है वो भी बेटर हो रही है, टीचिंग बेटर हो रही है, तो लर्निंग तो ऑटोमैटिकली अच्छी हो जाएगी। उसके बाद है एनकरेज पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। एनकरेज पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब है, जैसे मैंने आपको भी बताया, कि पहले के टाइम पे टीचर्स थोड़े स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। उनका जो वे ऑफ टीचिंग होता था वो ऑटोक्रेटिक होता था। वो आते थे, अपने हिसाब से बच्चों को पढ़ाते थे, कोई इंडिपेंडेंस बच्चों को नहीं होती थी कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़, अपनी कुछ भी आइडियोलॉजी जो है वो आगे रखें। तो उस हिसाब से क्या होता था कि टीचर आके अपने हिसाब से पढ़ा के जाता था, बच्चों की कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट वहाँ होती ही नहीं थी। तो बच्चों की पार्टिसिपेशन टीचर के साथ में एज़ अ रिलेशनशिप जो है वो भी बेटर नहीं होती थी। तो बच्चे जो है वो डर के रहते थे अपने टीचर से कि ये टीचर है, हम स्टूडेंट है, एक लिमिट बना के रखते थे बीच में, और वो उतने ओपन अप उनसे नहीं होते थे। लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें ये बताता है कि कैसे एज़ अ टीचर हम बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। जब टीचर और स्टूडेंट में एक हेल्दी रिलेशनशिप होगा,
बच्चे जो है बिना डरे, बिना झिझके आपसे एज़ अ टीचर पूछेंगे चीज़ों को, तो वो क्या होगा, अच्छे से वो चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि उनको क्या है, उनके जो मन में डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, वो बिना डरे आपसे पूछ रहे हैं, आप उनको क्लियर कर रहे हो, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो रही है। लेकिन अगर आप वहाँ पे क्या करोगे, एक अपना ऑटोक्रेटिक एनवायरनमेंट बना के रखा है, बच्चे आपसे डर रहे हैं, टेरर फैला के रखा है आपने अपना, तो उससे क्या होगा कि बच्चों में वो क्वेरीज़ होंगी भी ना, तो वो डर के मारे आपसे पूछ नहीं पाएँगे और उनकी लर्निंग वहाँ पे हिंडर हो जाएगी। ठीक है? तो एजुकेशनल साइकोलॉजी पॉजिटिव रिलेशनशिप में भी हेल्प करती है। उसके बाद है हेल्प्स टीचर टू नो इफ स्टूडेंट्स आर लर्निंग। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी मैंने कहा क्योंकि टूल बॉक्स है, तो उसमें हमें बड़े सारे मेथड्स मिल जाएँगे जिसके थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं, हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि जो भी चीज़ें हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या वो उनको समझ आ रही हैं? क्या जो हम उनको पढ़ाना चाह रहे हैं, क्या वो आउटकम हमें मिल रही है वहाँ से कि नहीं मिल रही है? तो इस तरह से इवैल्यूएशन में भी बच्चों की लर्निंग है, उसको जानने में कि उनको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको जानने में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। देन एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट। मतलब ये नहीं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी कुछ भी चीज़ें हैं, कोई लॉजिक नहीं है उन बातों का या कुछ भी साइंटिफिक रीज़न नहीं है उसके पीछे। बल्कि एजुकेशनल साइकोलॉजी फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमैटिक है, रेलेवेंट साइकोलॉजिकल लॉज़ को फॉलो करती है, प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। उसके बाद में जैसे कि मैंने बताया कि ये एक साइंटिफिक मेथड है, तो लर्नर के बिहेवियर को हम ऐवे ही नहीं कुछ भी सोच के समझ के बोल रहे हैं कि ये इसका बिहेवियर होगा इधर पे। हमने इसको साइंटिफिकली टेस्ट किया हुआ है, साइंटिफिकली रिसर्चेज़ हुई हैं उस बिहेवियर के ऊपर बच्चे की। तभी हम वहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी का यूज़ कर पा रहे हैं अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्योंकि ये एक साइंटिफिक मेथड है। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद हम चलते हैं स्कोप्स में। स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? मैंने आपको मोटा-मोटा सब कुछ समझा दिया है, वही चीज़ें हैं दोबारा से, ठीक है? जैसे कि अंडरस्टैंडिंग लर्निंग, कि स्टूडेंट्स को लर्न अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, डेवलपमेंटल इनसाइट्स, कि बच्चों की एज के हिसाब से ही हमें उसको पढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि 4th क्लास का बच्चा है, तो मैं उसको 8th क्लास के बच्चे के लेवल की चीज़ें पढ़ा रही हूँ या 8th क्लास का बच्चा है, उसको मैं 3rd क्लास के लेवल की चीज़ पढ़ा रही हूँ। बच्चों का एज क्या है, बच्चों का मेंटल एज क्या है, ठीक है? एज और मेंटल एज अलग-अलग होता है, ठीक है? उसके हिसाब से बच्चों का इंटरेस्ट है उस चीज़ में, बच्चों का मेंटल स्टेट क्या है, क्या वो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं इस एज में या नहीं समझ पा रहे, इन सारी चीज़ों को भी हमने कंसीडर करना है। फिर मोटिवेशन मैटर्स कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसकी मदद से हम बच्चे को क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि वो और बेटर लर्न करे। अडैप्टिंग टू डिफरेंसेस मतलब हर बच्चा मैंने बताया आपको कि अलग-अलग है, सबकी नीड्स अलग-अलग है, सबका पढ़ने का तरीका अलग-अलग है, सबकी एबिलिटीज़ अलग-अलग है, कैपेबिलिटीज़ अलग-अलग है, ठीक है? तो उन सब बच्चों की नीड्स के हिसाब से हमने उनको कैटर करना है। ये नहीं कि क्लास में जो है एक बच्चा है जिसको रिटन फॉर्म में पढ़ना पसंद है, तो भई उसको पसंद है तो मैं पूरी क्लास को ही रिटन फॉर्म में पढ़ाऊँगी या कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको लर्न जो है वो ओरली होता है, तो मैं आके लेक्चर फॉर्म में ओरली बोल के चली गई क्लास में और बाकी बच्चों को समझ नहीं आया। ऐसा नहीं करना है, हमें हर बच्चे की नीड्स को कैटर करना है। उसके बाद है इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। अब आपको पता है बच्चे कितने ज़्यादा शैतान होते हैं, कितना न्यूसेंस क्रिएट करते हैं वो क्लास में, है ना? तो अगर हम उनके साथ डील करना चाहते हैं ना, तो वहाँ पर भी साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साइकोलॉजी जो है, एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें बताती है कि कैसे हमने क्लास को ऑर्गेनाइज़ रखना है, कैसे क्लास को मैनेज करना है, कैसे ऐसे बच्चे जो कि शरारती हैं, ठीक है, उनके साथ हमें डील करना है, कैसे एक हेल्दी ऑर्गेनाइज़्ड लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो इन सारी चीज़ों में आपकी साइकोलॉजी हेल्प करती है। उसके बाद पेयर असेसमेंट। अब आपने पढ़ा दिया, अब आपने उनकी प्रोग्रेस को भी चेक करना है, तो आप कैसे उसकी प्रोग्रेस को चेक करोगे? आप उसका रिटन एग्ज़ाम लोगे, आप उसका ओरली लोगे, प्रैक्टिकल्स लोगे, क्या करोगे आप, ठीक है? उसके हिसाब से आप उसकी फेयर असेसमेंट कर सकते हो। करिकुलम एनहांसमेंट, करिकुलम मतलब अगर आप मान लो एक घिसा-पिटा करिकुलम बड़े सालों से चला आ रहा है, ठीक है? और बच्चों के ज़रूरत की चीज़ें इसमें है नहीं इंक्लूडेड, बस पीछे से बनाया है, उसको फ़ॉलो किया जा रहा है आगे तक। लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उस करिकुलम को भी चेंज करवा सकते हैं। अगर हमें पता है कि ये चीज़ हमारे बच्चे के काम नहीं आ रही है, तो हम क्या करते हैं उसको सिलेबस से या करिकुलम से रिमूव कर देते हैं या हमें ऐसा लगता है कि कोई नई चीज़ है जो बच्चों को पता होनी चाहिए, वो हम करिकुलम में ऐड कर देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा ना हर साल जो है वो सिलेबस जो है वो रिवाइज़ होता रहता है टाइम टू टाइम। ठीक है, कौन-सी चीज़ें इर्रेलेवेंट है उनको रिमूव करो, कौन-सी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो ऐड होनी चाहिए उनको ऐड किया जाता है। तो दैट इज़ योर करिकुलम एनहांसमेंट। उसके बाद है एम्फेसिस ऑन सोशल एंड इमोशनल स्किल्स। तो साइकोलॉजी ये नहीं है सिर्फ पढ़ाई, 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 पढ़ाई बस कॉग्निटिव पे ही ध्यान दे रहा है। कॉग्निटिव के साथ-साथ साइकोलॉजी सोशल स्किल्स और इमोशनल स्किल्स दोनों पे ही काम करता है। सोशल स्किल्स मतलब कि बच्चा जो है वो अपने आस-पास चाहे अपने पीयर्स हैं, चाहे टीचर्स हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे रिलेटिव्स हैं, उनके साथ में सोशली भी एक्टिव होना चाहिए और इमोशनल स्किल्स भी इसमें होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, सिम्पैथी होनी चाहिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें बच्चों में इनकलकेट करवाने में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्पफुल होती है। अब बात करते हैं कि रोल क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी का टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में।
सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स। ओके, मैंने बता दिया कि बच्चा क्या सोच रहा है, क्या लर्न कर रहा है, ठीक है? उसके हिसाब से टीचिंग मेथड को टेलर करना, मतलब इन शॉर्ट लर्नर को अंडरस्टैंड, लर्नर कौन है? स्टूडेंट है, उसको अंडरस्टैंड करना है। वो एक एजुकेशन साइकोलॉजी का रोल है। अडैप्टिंग टीचिंग स्टाइल्स, क्योंकि एजुकेटर जो है, जो भी पढ़ाने वाला है, टीचर है, वो अलग-अलग टीचिंग स्टाइल को यूज़ करेगा, जो बच्चे की डाइवर्स नीड्स हैं, ठीक है? इसमें उसके हिसाब से जो है वो अपना टीचिंग स्टाइल जो है वो अडैप्ट करेगा। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, बच्चों की टीचर के साथ एक प्रॉपर एंगेजमेंट हो रही है, इन सारी चीज़ों में भी एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प करता है। मोटिवेशन में हेल्प करता है, ठीक है? कि कैसे बच्चों को हमने मोटिवेट करना है, कैसे उनको हमने एनकरेज करना है कि वो क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, कैसे उनके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमें बिल्ड करना है लर्निंग की तरफ को। फिर है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि टीचर जो है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का यूज़ करेगा, जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, जैसे कि मैंने बताया सारे बच्चे एक जैसे तो हैं नहीं, सारे क्या हैं? डाइवर्स हैं, एक-दूसरे से अलग-अलग हैं, सबकी अपनी-अपनी क्वालिटीज़ हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, है ना? उन सारी चीज़ों को एड्रेस करना है टीचर ने। वो कैसे एड्रेस करेगा? वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को यूज़ करके करेगा और फिर बच्चे की हर इंडिविजुअल बच्चे के हिसाब से उसको पर्सनलाइज़्ड इंस्ट्रक्शन देगा ताकि उसकी यूनिक नीड्स को पूरा किया जा सके। फिर है इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। ये तो मैंने बता दिया कि आपको क्लास को मैनेज करना है, उसको ऑर्गेनाइज़ करके रखना है, तो उसमें भी साइकोलॉजी जो है वो हेल्प करती है। अगर क्लास ही अच्छे से नहीं हो पाएगी हैंडल, तो क्या वहाँ एक इफेक्टिव लर्निंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो उसको इफेक्टिव बनाए रखने के लिए हमें क्लास मैनेजमेंट भी आनी चाहिए। उसके बाद ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग मटीरियल। ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग मटीरियल का मतलब है कि किस हिसाब का लर्निंग मटीरियल जो है वो हमें स्टूडेंट की एबिलिटी के हिसाब से उसको प्रोवाइड करवाना है। मतलब बच्चे की क्या एबिलिटीज़ हैं, जिस लेवल का वो है, जितनी उसकी एबिलिटीज़ हैं, उसके हिसाब से उसको लर्निंग मटीरियल हमें प्रोवाइड करवाना है। फिर असेसमेंट एंड फीडबैक, मैंने आपको बता दिया कि जो भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हो टाइम टू टाइम उसकी क्या होनी चाहिए, असेसमेंट होनी चाहिए। तो फेयर असेसमेंट्स होनी डिज़ाइन होनी चाहिए जिसके थ्रू हम लर्निंग आउटकम, जो भी लर्निंग आउटकम्स थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे जो हमने चाहे थे कि वो अचीव होने चाहिए, वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये हम पता लगा सकते हैं। प्लस अगर नहीं हुए हैं वो अचीव, तो ये टीचर को गाइड कर सकता है कि कैसे वो अपनी टीचिंग मेथड में चेंजेस लाए जिसके थ्रू वो उन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव का होता मतलब होता है समावेशी, मतलब हर तरह का बच्चा, ये नहीं कि जो फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं उनको आप क्लास में इंक्लूड नहीं करोगे, या जो पुअर मेमोरी वाले बच्चे हैं, जो थोड़े स्लो लर्नर हैं, उनको आप क्लास में इंक्लूड नहीं करोगे, बल्कि इंक्लूसिव का मतलब है कि हर तरह का बच्चा जो है एक साथ एक ही छत के नीचे पढ़ाई करेगा। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें बड़े सारे वेरियस मेथड्स बताती है, वेरियस स्ट्रेटेजीज बताती है, जिसके थ्रू हम क्लास को इंक्लूसिव बना सकते हैं, एजुकेशन को इंक्लूसिव बना सकते हैं। जिसमें हम देख इसके थ्रू हमें पता चलेगा कि क्या-क्या बच्चों की डाइवर्स नीड्स हैं, कैसे उनको हम एड्रेस कर सकते हैं, कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन को। फिर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन भी यही है कि एजुकेशन साइकोलॉजी हमें ये बताता है कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को जो है वो एजुकेशन के साथ में लिंक कर सकते हैं और बच्चों को आने वाले डिजिटल एज के लिए, डिजिटल एरा के लिए जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। फिर लास्ट में जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपने हर क्वेश्चन के नीचे लिखना है। इससे जो आपका आंसर है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन लगता है और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर आप इस तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपना पेपर अटेम्प्ट करते हैं। तो कंक्लूजन में आप उसमें लिखेंगे, जो भी आपने ऊपर लिखा है उसको थोड़ा-सा आप लिख सकते हो 4-5 लाइन, तो वो आपका कंक्लूजन हो जाएगा। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? एक गाइडिंग फोर्स है जिसकी मदद से हम टीचिंग और लर्निंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। जब हमें पता चल जाएगा कि स्टूडेंट को कैसे लर्न कराना है, कौन से टीचिंग मेथड हमें अडॉप्ट करने हैं, कैसे उनकी डाइवर्स नीड्स को क्या करना है, एड्रेस करना है, तो हम एक पॉजिटिव और इंक्लूसिव एजुकेशनल एक्सपीरियंस उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है? एक ऐसी फील्ड है जिसके थ्रू हम क्लासरूम को एंगेजिंग बना सकते हैं और ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो लर्नर की कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट योर एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसके नीड्स, उसकी मीनिंग, नेचर, स्कोप, रोल सब कुछ हमने इसमें कर दिया है। ये कंप्लीट आपको जो है वो 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब कि मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में जो है वो ऑलरेडी, मतलब आपको ज़रूरत नहीं है कहीं और जाने की, अगर आपको ये नोट समझ आ गया ना, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो ला सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन-सी चाहिए, तो मैं आपको उस हिसाब से वो आपके लिए स्पेशली प्रिपेयर करके बना के अपलोड कर दूँगी। ठीक है? वैसे तो मैं अपने हिसाब से करूँगी ही करूँगी, बट अगर कोई इन केस अपना कोई टॉपिक है जिसके उसको नोट्स नहीं मिल रहे हैं कहीं से भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि आपको कौन-से नोट्स चाहिए, मैं आपको प्रिपेयर करके प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके, फिर भी अगर किसी को अगर क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएँ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। बाकी मिलते रहेंगे हर वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।